जी, एक बार फिर से आप सभी का विजय सर डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है पत्र लेखन, संक्षेपण एवं पल्लवन, ठीक है? पल्लवन क्या होता है? संक्षेपण का उल्टा अर्थात विस्तार से लिखना। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पत्र के बारे में। पत्र क्या होता है कि 2 वर्गों में विभाजित हम लोग कर सकते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में क्या होता है कि जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध न हो, अर्थात जैसे हम किसी स्कूल ऑफिस के लिए लिख रहे हैं, जैसे कि विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रशासनिक पदाधिकारियों और व्यापारिक संपादकों को। इसमें किस प्रकार के पत्र आते हैं? कार्यालयी पत्र, संपादकीय पत्र, व्यवसायिक पत्र और प्रार्थना पत्र, जिसको हम लोग स्कूल वगैरह में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम औपचारिक पत्रों में होता क्या, तो अभिवादन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है? अभिवादन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अनौपचारिक पत्र की, तो वस्तुतः व्यक्तिगत पत्र होते हैं। व्यक्तिगत मीन्स क्या होते हैं? जैसे आप अपने रिश्तेदारों को लिख रहे हैं, सगे संबंधियों को लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो अनौपचारिक पत्र होगा। इसमें पत्र का विषय नहीं लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें पत्र का विषय भी लिखा जाता है, जिससे पता चल सके कि लेटर किस संबंध में है, ठीक है। अनौपचारिक पत्र की बात करें तो सामाजिक या व्यक्तिगत पत्र, ठीक है। व्यक्ति मीन्स होता है पर्सनल, आप किसी को लिख रहे हैं तो, और या फिर व्यवसायिक पत्र और या सरकारी या कार्यालयी पत्र, ठीक है। सरकारी या कार्यालयी पत्र क्या होता है? जैसे कि प्रशासनिक शासकीय पत्र या कार्यालयी पत्र, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के मध्य, ठीक है, या फिर केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य। और इसमें जो पत्र संख्या लिखी होती है किस तरफ होती है? बाईं तरफ लिखी होती है। सरकारी पत्र में पत्र संख्या बाईं तरफ लिखी होती है। उसके बाद कार्यालय ज्ञापन क्या होता है? कार्यालय ज्ञापन पहली बात तो अन्य पुरुष में लिखा जाता है। किस पुरुष में? अन्य पुरुष में। और इसमें अभिवादन का प्रयोग नहीं होता है। और ज्ञापन क्या होता है? कार्यालय ज्ञापन व ज्ञापन में केवल यह अंतर होता है कि कार्यालय ज्ञापन विभिन्न मंत्रालयों के मध्य होता है, जबकि ज्ञापन किसी एक ही मंत्रालय या विभाग में होता है। कार्यालय ज्ञापन और ज्ञापन में मुख्य अंतर पूछता है परीक्षा में, तो ज्ञापन क्या होता है? किसी एक ही मंत्रालय में होता है, लेकिन कार्यालय ज्ञापन जो होता है एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र, ठीक। यह किस में लिखा जाता है? उत्तम पुरुष एक वचन में। जैसे कि कार्यालय ज्ञापन हम लोगों ने पढ़ा अन्य पुरुष में लिखा जाता है, उसी प्रकार अर्ध सरकारी पत्र जो होता है उत्तम पुरुष एक वचन में। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे हम लोग अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अधिसूचना, अधिसूचना का प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजट में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और किसी सूचना को गजट में प्रकाशित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते नहीं कि ये वाला जो मामला था अधिसूचना में प्रकाशित हो चुका है, तो उसी प्रकार सरकार अपनी बातों को गजट में प्रकाशित करती है। इसमें संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। और अब हम लोग आ गए हैं सबसे इम्पोर्टेंट परिपत्र पर। सर्कुलर इसका नाम होता है। सर्कुलर मतलब होता है कई जगह सर्कुलेट कर देना। तो परिपत्र की भी परिभाषा वही है कि जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए तो उसे हम परिपत्र कहते हैं। जैसे कि एक ही कोई पत्र है निकला ऑफिस से और कई मंत्रालयों में भेज दिया गया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिपत्र कहेंगे। सर्कुलेट कर दिया गया। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र भी परिपत्र कहलाता है। मान लीजिए कोई भारत सरकार फैसला लेती है और वो पूरे राज्य को अगर फैक्स कर देती है तो परिपत्र के अंतर्गत आएगा। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजा जाने वाला कार्यालय ज्ञापन भी परिपत्र कहलाता है। यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो वो भी इसी के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बात करेंगे अनुस्मारक या स्मरण पत्र। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिमाइंडर, किसी को रिमाइंड दिलाना। तो अनुस्मारक का वही कार्य होता है कि अनुस्मारक पत्र को स्मरण पत्र या ध्यानाकर्षण पत्र भी कहा जाता है, किसी को ध्यान दिलाना, ठीक है। जब किसी मंत्रालय अथवा विभाग से पूर्व में भेजे गए पत्र का उत्तर बहुत दिनों तक नहीं प्राप्त होता है तो उस पत्र की याद दिलाते हुए जो पत्र भेजा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्मारक कहते हैं, ठीक है, मतलब रिमाइंडर दिलाना किसी को। उसके बाद वैयक्तिक पत्र क्या होता है? वैयक्तिक पत्र की अगर हम लोग इंग्लिश जान जाएंगे तो आसानी होगी। पर्सनल लेटर,
मतलब आप किसी को पर्सनल अगर लिख रहे हैं, जैसे व्यक्तिगत पत्र व पारिवारिक पत्र भी कहा जाता है, इसे सामाजिक पत्र भी कहा जाता है। आप अपनी शादी ब्याह का निमंत्रण भी व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, पर्सनल लेटर। पल्लवन क्या होता है? पल्लवन का जो अर्थ होता है विस्तारण, भाव विस्तारण एवं भाव पल्लवन आस नाम से जाना जाता है। यह संक्षेपण का उल्टा होता है। जैसे संक्षेपण को क्या होता है कि 1/3 में लिखा जाता है, लेकिन पल्लवन को विस्तार से लिखा जाता है। भाव पल्लवन का अर्थ है किसी भाव का विस्तार करना। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार किसी सुसंगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। पल्लवन संक्षेपण एवं सारांश का उल्टा होता है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की। पत्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को लिखे जाने वाला पत्र क्या कहलाते हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, व्यावसायिक और सरकारी। तो जो अपने मित्रों या रिश्तेदारों को हम लोग लिखते हैं उससे हम लोग अनौपचारिक पत्र के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। विषय का उल्लेख किस प्रकार के पत्रों में अनिवार्य रूप से किया जाता है? अनौपचारिक पत्रों में, औपचारिक पत्रों में, पारिवारिक और प्रेम पत्रों में। तो जो हम लोग विषय लिखते हैं वो हम औपचारिक पत्रों में लिखते हैं, जिससे कि जानकारी मिल सके कि किस विषय के बारे में पत्र लिखा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रधानाचार्य को लिखे गए पत्र में संबोधन के लिए उचित शब्द क्या है? प्रिय, महोदय, चिरंजीवी, स्नेहिल। तो जब आप प्रधानाचार्य को कोई पत्र लिखेंगे तो संबोधन के रूप में आपको महोदय या मान्यवर लिखना होगा, जिसका राइट आंसर ख हो जाएगा। अनौपचारिक पत्र के अंत में अपने से बड़ों के लिए स्वनिर्देश के रूप में क्या लिखा जाना चाहिए? आपका आज्ञाकारी, भवदीय, आपका स्नेहभाजन और पुत्र और प्रार्थिक। अनौपचारिक पत्र है इसलिए आपको इसमें आपका पुत्र या आपका स्नेहभाजन लगाना होगा, ठीक है। भवदीय शब्द का प्रयोग किस प्रकार के पत्र के अंत में किया जाता है? अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, मित्रों को पत्र या माता पिता। तो जो भवदीय होता है वो लगता है ख में, औपचारिक पत्र में। भवदीय का प्रयोग औपचारिक पत्रों के अंत में लेखक के हस्ताक्षर से पहले किया जाता है, अर्थात कार्यालयी पत्रों में। नेक्स्ट बात करेंगे, छोटे भाई को पत्र लिखते समय अभिवादन के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? सादर प्रणाम, नमस्ते, शुभाशीष, चिरंजीवी रहो या महोदय। तो जब आप छोटे भाई को कोई पत्र लिखते हैं तो उसको हमेशा कहेंगे शुभाशीष या फिर चिरंजीवी रहो। तो नेक्स्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि पत्र लिखने वाला किसी सरकारी विभाग को पत्र लिख रहा है तो वह किस श्रेणी में आएगा? अनौपचारिक, व्यक्तिगत, औपचारिक और सामाजिक। तो जब आप किसी सरकारी विभाग को पत्र लिखेंगे तो किसके अंतर्गत आएगा? औपचारिक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अनौपचारिक पत्र में सादर प्रणाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मित्र के लिए, छोटे भाई के लिए, बड़ों के लिए, अपरिचित के लिए। तो सादर प्रणाम किसके लिए किया जाएगा? हमेशा अपने से बड़ों के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। औपचारिक पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और स्पष्ट, मुहावरेदार और कठिन, बहुत अधिक भावनात्मक और घरेलू बोलचाल की। देखिए कोई भी आप जब पत्र लिखेंगे तो उसकी भाषा हमेशा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। प्रार्थना पत्र में धन्यवाद कहाँ लिखा जाता है? पत्र के सबसे ऊपर, विषय के तुरंत बाद, मुख्य कलेवर अर्थात बॉडी के अंत में या तिथि के साथ। तो जो धन्यवाद लिखा जाता है वो आपका जो मुख्य आपका जो पत्र रहता है, ठीक है, उसी के अंत में आप धन्यवाद लिखते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। देखिए जो लेटर या फिर पत्र से जो क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं वो क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है अब हिंदी के सिलेबस में। पत्र में तिथि लिखना क्यों आवश्यक? और इसमें सबसे ज़्यादा यही पूछता है कि कौन सा पत्र औपचारिक है और कौन सा पत्र अनौपचारिक है। तो अनौपचारिक पत्र वही है जो हम लोग व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं या फिर किसी अपने को लिखते हैं, और औपचारिक पत्र क्या होता है? किसी कार्यालय या सरकारी काम से लिखते हैं तो वो औपचारिक पत्र होता है, ठीक है। पत्र में तिथि लिखना क्यों आवश्यक है? सुंदरता बढ़ाने के लिए, पत्र की लंबाई बढ़ाने के लिए, संदर्भ और रिकॉर्ड के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो डेट होती है, अगर आप किसी पत्र में डेट नहीं डालेंगे
तो कैसे पता चलेगा कि ये किस डेट को है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संदर्भ और रिकॉर्ड के लिए, तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। व्यावसायिक पत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अनौपचारिक, औपचारिक, पारिवारिक और इनमें से कोई नहीं। बिजनेस लेटर। व्यापारिक पत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ऊपर हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। औपचारिक पत्र व्यापारियों, कंपनियों या प्रकाशकों को लिखे जाने वाले पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। पत्र लेखन एक क्या है? खेल है, कला है, बोझ और केवल औपचारिकता है? तो पत्र लेखन एक क्या है? कला है, ऑप्शन नंबर ख। अनौपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा अंग नहीं होता? संबोधन, अभिवादन, विषय और हस्ताक्षर। तो जब अनौपचारिक पत्र हम लोग लिखते हैं तो उसमें हम लोग विषय की चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं लिखा जाता है, यह केवल औपचारिक पत्रों की विशेषता है। औपचारिक पत्र में विषय इसलिए लिखा जाता है कि यह जो पत्र है किस विषय में लिखा गया है, ठीक है। अगर हम लोग निष्कर्ष की बात करेंगे तो औपचारिक पत्र में स्कूल, ऑफिस, व्यापार विषय लिखना इसमें अति आवश्यक है, तभी आपको पता चल पाएगा कि किस विषय के रूप में लिखा गया है। अनौपचारिक में बात करेंगे तो परिवार या अपने दोस्त को लिखा जाता है, जिसमें विषय नहीं लिखा जाता है। संबोधन का हम लोग को ध्यान रखना है, तो बड़ों के लिए आदरणीय पूज्य लिखा जाएगा, छोटों के लिए प्रिय, आयुष्मान और अधिकारियों के लिए महोदय लिखा जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि जो ये वीडियो है आपको 11-12 मिनट का पत्र लेखन से अब आपको समस्या नहीं होगी। बस आप लोग 1-2 बार इसको देख लीजिए और क्वेश्चन कर लीजिए। कभी आपको लेटर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नोट्स है ये हमारे द्वारा बनाया हुआ है, इसके बाहर आज तक क्वेश्चन कभी आया ही नहीं है 3 पेज, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कोचिंग वाले पढ़ाते हैं 1 घंटे का 2 घंटे का लेटर, उसका कोई निष्कर्ष नहीं है, ये आप समझ लीजिए। पढ़िए आप उसी से जिसने सिलेक्शन ले लिया हो, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।